रशिया ने भी चाइना को गैरत दिलाई है कि पाकिस्तान अगर तुम्हारा पार्टनर है तो वो 60 साल से अभी तक ऐलान क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो तुम पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए याद है, इंडिया हमारे लिए बेहतर मार्केट है। उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। अच्छा। A few moments later. जी, लाहौर में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। यही बड़ी गनीमत है कि उतने पैसे आ जाएं जितने हमें फौरी तौर पर देने पड़े हैं। यूएई ने जीना हराम किया हुआ, मांग मांग कर भी हमारे पैसे दो। आपके घर में बिजली और गैस मुकम्मल आती है या कितनी लोड शेडिंग होती है? मैम बिल्कुल भी नहीं आती है। जो इन्होंने टाइमिंग बताई हुई है उस टाइमिंग पे भी गैस नहीं आती है। जो 2 घंटे उन्होंने हमें दिए हुए हैं, इवन दिन सुबह बच्चों को नाश्ता भी हम लोग सिलेंडर पे बना के दे रहे हैं। इतनी महंगाई ऑलरेडी कर चुके हैं, सिलेंडर पे भी गुजारा नहीं हो रहा। क्योंकि असल मामला था गाज़ा का, या लबनान और बाकी तो बाद में लपेटे में आए, अपनी लेगेसी में ऐड कर गए कि चले जी मैं एक जंगबंदी करा जाता हूं। तो आपको लगता है कि दिस इज जस्ट एन आई वॉश? ये चौहसिन नकवी बैठा था वहां पर ईरान और यूएस के पीस टॉक में, और लॉजिक देखो इस बंदे का लॉजिक, वाह वाह कमाल है बेकारियों। और इसी के इंतजार में हमारा दुश्मन, मैं बार बार इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, छाई लगाकर बैठा हुआ है। हिंदुस्तान के लोगों के साथ पैसे है, वहां की गवर्नमेंट काम कर रही है अपनों लोगों के लिए, सेम प्राइस पे मिल रहा है। इस कदर शदीद लहर उठने वाली है वायलेंस की आपके मुल्क में कि आपके सोच और फहम से, आपके इदराक से कहीं ज्यादा। होटल्स के पैसे जो पीस टॉक हुआ है, वहां पर होटल के पैसों के लिए ये कर्ज मांग रहे हैं, कर्ज नहीं मिल रहा है कि होटल के पैसे दे दे। वो जो कहा करते थे ना, ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलेगा, ये पहले भी ऐसे ही चलता रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब ये वही बात हो गई कि भाई आपके वहाँ कितना भी बुरा चल रहा हो, आप दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर कर लो कि भाई वहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। अब कौन सारा डेटा जो है चेक करने जाने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है और बात ये होती है कि भाई चीज़ें बहुत जल्दी बाहर आ जाती है। अब मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, वहाँ पर जब ये ईरान और ये यूएस वाली वॉर जब सिचुएशन मिड में थी ना, तो अचानक से किसी कांग्रेसियों ने ये न्यूज़ फैला दी कि देखिए अब जो है वो पेट्रोल ख़त्म होने वाला है वगैरह वगैरह। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे सिटी में ऐसा था कि कई सारे लोग जो है वो कलेक्शन करने लगे थे कि भाई हम भरवा लेते हैं पेट्रोल डीजल जो भी है। तो लाइनें लगी थी, लेकिन वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकी। और पाकिस्तान के अंदर ज़रा देखिए, अब पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। मतलब अच्छे लोगों को बोल दिया गया है कि भाई आप अब अपने जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जिनको बोल दिया कि अब आपको पेट्रोल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। और ये बंदा बोल रहा है, ये ट्रॉफी चोर, कि इंडिया के अंदर लाइनें लगी है। भगवान ही बचाए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू कर। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ये चौहसिन नकवी बैठा था वहां पर ईरान और यूएस के पीस टॉक में, और लॉजिक देखो इस बंदे का लॉजिक, वाह वाह कमाल है बेकारियों का लॉजिक देखो कि हिंदुस्तान में वहां पर लाइनें लगी है, और इसके पीएसएल पठे शलवार क्रिकेट लीग में, इसके पेट्रोल स्टोरेज लीग में लोग नहीं आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में वहां पर लाइनें लगी है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। यहां पर तो हम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये काम कर रहे हैं। और बातों को कैसा घुमा रहा है ये बंदा, कह रहा है कि चक कैसा लगा आप लोगों को। और जर्नलिस्ट भी भाई वाह वाह, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, वही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो पीस टॉक के दौरान सिर्फ काने पर फोकस था, और यहां पर फोकस सारा छत पर है, कभी काने पर कभी छत पर। और जहां पर बात आती है इंपॉर्टेंट चीजों पर, उस पर नहीं है, ना ही जवाब दे सकते हैं और ना ही जवाब ले सकते हैं। ये बेकारी बहुत ज्यादा हरामी लोग हैं। साजिश की है हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान की साजिश है भाई। वहां पर पीएसएल में पठे शलवार लीग में लोग नहीं आ रहे हैं, हिंदुस्तान की साजिश है। आज हमने एक क्लिप देखा, वहां पर मोहसिन नहीं, हसन अली एक कैच ले रहा है और फिर क्राउड को इस तरह कर रहा है, और वहां पर कोई भी हैच नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों के साथ पैसे है, वहां की गवर्नमेंट काम कर रही है अपनों लोगों के लिए, सेम प्राइस पे मिल रहा है।
आपके हाथ दाम भी बढ़ गई है और मिल भी नहीं रहा, और उनके ऊपर आप जो कह रहे हो कि लाइनें नहीं लगी है, लोगों के साथ पैसे नहीं है, लोग अपने मोटरसाइकिलों को जला रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। जब पैसे ना हो तो लाइन कैसी लग जाए भाई? लाइन तो वहां पर लगेगी जिस लोगों के साथ पैसे होंगे। और सारा हिंदुस्तान खुश है, हिंदुस्तान की मीडिया में सब कहते हैं, और एक्चुअल में सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, लोग खुश भी है और लोग कहते हैं सेम प्राइस हर एक जगह में। भाई नॉर्वे के पास जो अपना तेल है, नॉर्वे में दाम बढ़ गई है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बढ़ गई है। यहां पर प्राइसेस ऊपर गए हैं पेट्रोल और डीजल की। और पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल और डीजल की नहीं, गैस और बिजली का भी हो रहा है। हर एक साइड से ये लोग मर रहे हैं, लेकिन बात वही करोड़ों वाली बात सामने लेकर आओ, हिंदुस्तान के बारे में बात करो, वही पोजीशन, वही कहानी। ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले और ना ही सुधरेंगे, और ना ही उम्मीद नहीं रखना। ये कभी भी अपने आप के बारे में सच्चाई और हकीकत नहीं बताएंगे। किस तरह सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मर रहे हैं। वहां पर होटल्स के पैसे, जो पीस टाक हुआ है, वहां पर होटल के पैसों के लिए ये कर्ज मांग रहे हैं, कर्ज नहीं मिल रहा है कि होटल के पैसे दे दे। और बातें देखो इतनी बड़ी बड़ी। येट अगेन एंड येट अगेन, ये सिलसिला एक तवील दौरानिए का भी हो सकता है। अमन की कोशिश जारी रहेगी, लेकिन ऐन मुमकिन है एक नया कट्टा खुल जाए। अब पिछले डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो चीज़ों की समझ आएगी। मैंने गुजारिश की थी कि ये जंग कन्वर्ज होगी दूसरी जंग में, दोनों की कन्वर्जेंस आपको नजर आएगी। वो अनप्लेजेंट न्यूज़, कुछ भी बुरा वाक्या, समथिंग अनप्लेजेंट माइट हैपन इन पाकिस्तान, कुछ ऐसा सिलसिला सर उठा ले। देखें, टेररिज्म भी आपके यहां इंतहा दर्जे तक पहुंचा हुआ है, हर तरफ से। अभी कल परसों हमारी कोस्ट गार्ड एक छोटी कश्ती को 2-3 गार्ड्स उस पर सवार थे, उसको बागियों ने भून डाला। और ये रोज होता है, कभी बन्नू में हो रहा है, कभी गवादर में हो रहा है, बलूचिस्तान, केपी, हर जगह पर यह सिलसिला। लेकिन इससे भी ज्यादा संगीन, इंतहा दर्जे की खौफनाक कोई एक्टिविटी कहीं ना कहीं हो सकती है, और ये जो ही हुई वही अगले राउंड का ट्रिगर साबित होगी। यानी इस इंतहाई अनप्लेजेंट इवेंट के नतीजे में जो वायलेंस सड़कों पर देखने को मिलेगी, अल अमान अल हफीज। और इसी के इंतजार में हमारा दुश्मन, मैं बार बार इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, छाई लगाकर बैठा हुआ है। वो इस मौके से भरपूर फायदा उठाएगा। आप पर जंग मुसल्लत की जाएगी जिसकी तैयारियां उन्होंने 10 साल से कर रखी हैं, और यह बड़ी भयानक जंग होगी। इसी दौरान वेस्ट भी अपना दूसरा राउंड शुरू कर देगा, जिसकी तैयारियां उसके यहां जारी और सारी हैं। लेकिन ये इस जंग जो हमारे यहां होगी, उसके नतायज इंतहाई दर्दनाक होंगे, हौलनाक होंगे। मैं बड़ी दफा इसका तज़किरा कर चुका हूं। आप यकीन कीजिए, यही मगरिब, यही अमेरिका, यही यूएसएस अब्राहम, यही यूएसएस जेरल्ड फोर्ड अपने जूते पीछे छोड़कर ना भागा तो फिर कहिएगा। इसलिए कि ये नतायज हैरान कुन होंगे, परेशान कुन होंगे बहुत सौ के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, इधर वालों के लिए भी, उधर वालों के लिए भी, और ये जो दूसरे राउंड का लुच तलेंगे अहले मगरिब, इनके लिए भी। चुनांचे आखिरी गुजारिश इस हवाले से यह है कि बजाय मज़ाकरात पर सारी तवज्जो मरकूज करने के, बजाय खामखा की एक सालसी जिसमें आपको हासिल उसूल कुछ नहीं होना, बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान फार्म 47 अपनी मंजी के नीचे डांग फेरें। इस कदर शदीद लहर उठने वाली है वायलेंस की आपके मुल्क में कि आपके सोच और फहम से, आपके इदराक से कहीं ज्यादा, आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा उसका कोई बंदोबस्त करें। अभी भी मंडला रहे हैं, गड़बड़ है लेकिन उम्मीद भी। इस सब में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं।
सियालकोट से वज़ीर दिफा हुआ करते हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। रात गए को 11-12 बजे करीब इन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट किया, खतरनाक ट्वीट किया इसराइल के बारे में। उसके बाद पहला मौका आया कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर के हैंडल से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, इसराइली वज़ीर खारिजा की जानिब से उसका जवाब दिया गया, अमेरिका बैठे कुछ इसराइली के हामी जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने जवाब दिया। लेकिन देखिए, कोई 11 बजे जुमेरात की रात 11 साढ़े 11 के आसपास का वक्त होगा, ख्वाजा साहब उठे अचानक, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं, अच्छा इस ट्वीट में एक दो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा और बाद में उस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करना भी चाहूंगा कि आपकी समझ में ज़रूर आए। उन्होंने कहा, देखिए मसला ये था ना कि इसराइल लबनान के ऊपर हमले बंद नहीं कर रहा, और मैंने जो रात को एक वीलॉग किया तब तक इत्तलात ये थी कि शायद अमेरिका दबाव डाले और लबनान के ऊपर जो हमले हैं वो रुक जाएं। लेकिन ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि उसी इसराइली अकाउंट की जानिब से जो उनका प्राइम मिनिस्टर यूज़ करते कहा गया कि नहीं, हम लबनान पे हमले बंद नहीं करेंगे। इसके बावजूद कि इत्तफाक किया कि लबनान के साथ बराह रास्त वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं अगले हफ्ते, वो खबर दुरुस्त है, लेकिन हमले रोकने या नहीं रोकने इसके ऊपर उन्होंने वजाहत कर दी। ये पहली बार हुआ है कि इसराइल खुल के उसने पाकिस्तान की बैंड बजाई है, पाकिस्तान के बारे में बयान दिया है। अब बड़ा गड़बड़ हो चुकी है, अब इसराइल क्या करेगा, पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने यह बयान क्यों दिया। लेकिन नज़ीर, यहाँ पर एक सवाल यह है कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो कि स्पीकर ईरान हैं, उनके करीबी समझे जाने वाले का कहना है कि ईरान का कोई वफ्द इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। यानी क्लेम किया जा रहा है एक बहुत ही करीबी शख्सियत की जानिब से कि ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। उनके मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया है कि जब तक लबनान को जंग बंदी में शामिल नहीं किया जाता वो किसी भी सूरत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। यानी उनकी तरफ से ये कहा गया ईरान की जानिब से कि लबनान की जंगबंदी की जाएगी तो हम आएंगे। अब अल जजीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है? अल जजीरा ने राइटर्स की खबर के मुताबिक कहा है कि इस्लामाबाद डेलीगेशन जुमेरात को पहुंचेगा, लेकिन पहुंचने के बारे में न राइटर ने कंफर्म किया है ना ही अल जजीरा कंफर्म कर रहा है। लेकिन अजीज, यहां पर बीबीसी ने इसके ऊपर डिटेल से बात की है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी, उनकी जानिब से कहा गया है कि उनके मुताबिक जो उनके पास खबरें हैं, ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आ रहा। अब यहां पर बीबीसी क्या क्लेम कर रहा है? ईरान की मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद नहीं पहुंची, लबनान पर इजरायली हमले रुकने तक मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। खबर एजेंसी है वो कौन सी है? तस्नीम न्यूज एजेंसी की जानिब से कहा गया है। ईरान में पासदारान इनकलाब से मुंसलिक न्यूज एजेंसी तस्नीम ने ईरानी वफ्द के इस्लामाबाद पहुंचने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद की है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरानी मुज़ाकराती टीम के अमरीका से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंचने से मुतल्लिक कुछ मीडिया इदारों की खबरें मुकम्मल झूठी हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो दावा करे ये खबर झूठी है, ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचा। खबर रसा इदारे के मुताबिक ज़राए ने उसे बताया कि जब तक अमेरिका लबनान पर इजरायली हमले रुकवाने का अपना वादा पूरा नहीं करता तब तक मुज़ाकरात मुअत्तल रहेंगे। यानी ईरान बड़ा क्लियर है। ईरान का कहना है कि जब तक लबनान के अंदर जंगबंदी नहीं की जाती तब तक ईरान किसी किस्म के मुज़ाकरात अमेरिका के साथ नहीं करेगा। यानी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बुनियाद लबनान के अंदर जंग बंदी करना है। और इसी स्टैंस के साथ ईरान का क्या इजराइल से डायरेक्ट कोई कन्फ्लिक्ट है? तो ऐसा नहीं है। क्या अमेरिका के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है? किसी दौर में रहा है लेकिन अब नहीं है। यहां पर सवाल यह कि ईरान का कन्फ्लिक्ट है क्या? ईरान फ़लस्तीन हो, लबनान हो, इनके हक में हमेशा इनके साथ खड़ा हुआ। आज भी ईरान का कहना है कि इनमें जंगबंदी होगी तो हम मुज़ाकरात करेंगे, अगर यहाँ जंगबंदी नहीं होगी तो तब तक हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस वक्त इजराइल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वहाँ, और इजराइल के जो एम्बेसडर हैं वो डिस्कस हो रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान के बारे में जो बातें कर रहे हैं। इजराइल की जो पोजीशन है वो ये है, आज मैं देख रहा था जी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जी हमारे बड़े दो किस्म के दुश्मन हैं। ठीक है जी, हमारे दो ही दुश्मन हैं। एक दुश्मन जो है वो हमारा इंडिया है और दूसरा इजराइल है। तो ये जो सिचुएशन है, और दोनों ही सारी बात है, दे आर वेरी क्लोज विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ये चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि क्या पाकिस्तान की डायरेक्शन है। अब ये सुनिए ये एम्बेसडर साहब को,
इंडिया के अंदर क्या कहते हैं, और इंडियन जान जान के इनके आगे पूछते हैं सवाल कि आप पाकिस्तान पे एतबार करते हैं कि नहीं करते। सुनिएगा। In the conflict, also China, Pakistan, I'm asking because it doesn't have relationship with Israel, diplomatic relationship. Do you even see Pakistan as a credible mediator, a country which is hostile? We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. कितना उछालोगे इस अर्ज़ वतन का नाम, पूरी दुनिया हमें देखकर थू थू कर रही है, पूरी दुनिया हमें देखकर हंस रही है, और हम है कि हमें अपने कपड़े उतारने से अब तक फुर्सत नहीं मिल पाई। ईरान का तो जाहिर समझ में आता है, उनके साथ तो जुल्म हुआ है। एक मुज़ाकरात के दौरान जाहिर बैक स्टैप किया ईरान को। इधर मुज़ाकरात हो रहे थे, उधर पाकिस्तान एयरफोर्स के दर्जनों तैयारे उन्होंने उड़ान भरी और साथ बाल बरदार तैयारे वो सऊदी अरेबिया चले गए और जाके दमाम एयरपोर्ट पे उतर गए। ये दमाम ईरान के सामने पड़ता है, ये याद रखिए नाज़रीन इकराम, ताकि हमला करने में उड़ने में आसानी रहे। I consider it my duty to sincere gratitude to the people and the government of India. इंडिया ने फिर से प्रूफ कर दिया है कि जंग हो या कोई भी क्राइसिस, इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक इंसानियत की ताकत है। पाकिस्तानी फौज बड़ी तादाद में लड़ाका तैयारे सऊदी अरब में तैनाती हो गई। जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इस साजिश का हिस्सा बने। याद रखिए कि जब मुअर्रख तारीख लिखेगा, इन्हें मीर जाफर और मीर सादक के लक़ब से नवाजेगा। असल मीर जाफर और मीर सादक अब वजूद में आए हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है। हम हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे, मैंने तो पहुँचा दे। सबसे ज्यादा जो शर्मिंदगी उठाना पड़ी है ना इस पूरे प्रोसेस के अंदर, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वो उठाना पड़ी है पाकिस्तानी मीडिया को। यहाँ अभी जो अमरीकी सहाफ़ी आए वो तो क्या क्या बातें बता रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। कह रहे हैं हमसे पैसे पकड़ने की कोशिश करते रहे। एक तरफ होटल वाले 25-25 लाख मांग रहे थे, अमरीकी सहाफ़ियों ने कहा जी हमें रेज्यूमे दे रहे, सीवी दे रहे थे नौकरियों के लिए। वो ये जरूर बताएं कि जी पाकिस्तान इस मुसीबत में फंस क्यों गया है और पाकिस्तान इसमें से निकल कैसे सकता है। बाद में शांति वार्ता के दौरान ईरान को गले लगाकर पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में ही छुरा मार दिया है। इस साजिश में जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बराबर के शरीक थे। पपट, टिश्यू पेपर या कोई और चीज जो इस्तेमाल करके फेंकी जाती। उन्होंने क्या हशर किया था, हमारी आर्मी का बाहर निकल नहीं सकती थी, सड़कों पे नहीं निकल सकती थी, और वहाँ लड़ने वाले जो जवान थे। नमस्कार दोस्तों, अगर सही मायनों में अगर आपको देखना है ना कि भाई एक ऐसे कंट्री का एग्जांपल हमें दिखाओ कि जो उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दी, नॉट वन ऑफ दी, इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल। अब एक तरफ वो यूएस और ईरान को बुलाकर मीडिएशन करवा रहा है, तो ऑब्वियसली अब मीडिएशन वाली चीज़ चल रही है या फिर सीज़ फायर चल रहा है, तो ना ही यूएस अटैक करेगा फिलहाल के लिए, ना ही ईरान अटैक करेगा। अभी ये जो 1 या 2 दिन की विंडो मिली थी ना, उसमें क्या किया पाकिस्तान ने कि सऊदी के अंदर अपने 13,000 सैनिक पहुंचा दिए। अगर ये मीडिएशन नहीं हो रहा होता तो क्या होता कि पाकिस्तान से सऊदी जाने वाले जितने भी जहाज़ थे उसको जो है वो हो सकता था कि ईरान टारगेट करे, मिसाइल मारे, और हो सकता था कि पाकिस्तान के सैनिक, क्योंकि वो ऐसा कह देते कि भाई सऊदी के अंदर आने वाली कोई भी चीज़ पर हम पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन सऊदी के अंदर आने वाली जो भी चीज़ उसको टारगेट करेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं थी। अब मान लीजिए कि ईरान सोचेगा कि भाई ये सारी मीडिएशन चल रही थी, ये सारी टॉक चल रही थी, और उसमें पाकिस्तान ने अपने 13,000 सैनिक भेज दिए। मतलब ऐसा ही लगेगा कि भाई ईरान की पीठ में खंजर घोंपा गया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। बहुत बड़ी साजिश हुई, ये मुज़ाकरात नहीं थे। जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इस साजिश का हिस्सा बने। याद रखिए कि जब मुअर्रख तारीख लिखेगा, इन्हें मीर जाफर और मीर सादक के लक़ब से नवाजेगा। असल मीर जाफर और मीर सादक अब वजूद में आए हैं। इमरान खान कहा करता था, वो पता ही नहीं किसे कहा करता था, शायद दुरुस्त कहता था, क्योंकि अंदर रहकर उसने देखा था। मैं जिन्हें मीर जाफर और मीर सादक करार दे रहा हूँ, मुअर्रख उन्हें मीर जाफर और मीर सादक करार देगा, और वो याद रखे जाएंगे हिस्ट्री के अंदर इन्हीं नामों के साथ, इन्हीं अलकाब के साथ। हुआ क्या है
आइए पहले मैं आपको वो बता दूं कि ये मुज़ाकरात थे क्या। ये तो मैं आपको बता चुका था कि नाज़रीन लिख कर रख लें, ये नॉन प्रोडक्टिव लेबर है, गैर पैदावारी मेहनत है, ये साजिश है। वो साजिश क्या है, मुझे इल्म था नाज़रीन कराम, लेकिन मेरी जुबान मुझे इजाजत नहीं दे रही थी इतनी बड़ी बात करने। अब चूंकि यहाँ मुज़ाकरात के नाम पे एक साजिश हो रही थी, साजिश, जी जनाब लिख लीजिए साजिश। इस साजिश में जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बराबर के शरीक थे। पपट, टिश्यू पेपर या कोई और चीज जो इस्तेमाल करके फेंकी जाती है, अमेरिका ने, ट्रंप ने इस्तेमाल किया इन्हें, मुज़ाकरात शुरू करवा दिए। उधर 3 वाकयात जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उन पर जरा गौर कीजिए। नंबर 1, क्या जरूरत थी, ये 4 दिन पहले भी हो सकता था, 4 दिन बाद भी हो सकता था। इधर मुज़ाकरात हो रहे थे, उधर पाकिस्तान एयरफोर्स के दर्जनों तैयारे उन्होंने उड़ान भरी और साथ बाल बरदार तैयारे वो सऊदी अरेबिया चले गए और जाके दमाम एयरपोर्ट पे उतर गए। ये दमाम ईरान के सामने पड़ता है, ये याद रखिए नाज़रीन इकराम, ताकि हमला करने में, उड़ने में आसानी रहे हमारी एयरफोर्स को, इजराइल और अमेरिका की मदद करने के लिए। और पर्दा क्या रखा हुआ है, छतरी क्या है कि जनाब मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हम हिफाजत कर रहे हैं। हिफाजत किससे कर रहे हैं? ईरान से। और ये चूरन इनका बिकने वाला नहीं है, लोग समझते हैं, लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं। अच्छा, एक तो ये वाकया हो गया, मेरे कान खड़े हो गए बल्कि जम गए। दूसरा वाकया जनाबे वाला ये हुआ कि इधर शुरू करवा दिए मुज़ाकरात और उधर लिबनान के ऊपर 187 हमले 48 घंटों में करवाए, तबाह बर्बाद करके रख दिया जनूबी लबनान। तीसरा वाकया क्या हुआ? तीसरा वाकया इधर साजिश के तहत मुज़ाकरात शुरू करवा दिए, उधर करीब तरीन छुपा के रखे हुए थे अपने बहरी बेड़े, बहरी जहाज, वो आपने हुर्मुज़ में दाखिल करवा दिए। अब एक सवाल आपके जहन में उभर रहा होगा कि अगर जहाज आपने हुर्मुज़ में दाखिल हो गए तो आपने हुर्मुज़ तो एक बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की वजह असल वो बनी हुई है जो आउटस्टैंडिंग होकर सामने आई है, पहले नहीं थी। अच्छा, तो ईरानियों ने उस पर हमला क्यों ना किया? भाई ईरानियों ने हमला इसलिए ना किया कि इधर उलझाया हुआ था, फंसाया हुआ था इसमें मुज़ाकरात के अंदर, और उधर आपने हुर्मुज़ के अंदर इनके 16 जहाज गुज़रे और उसमें जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को इस्तेमाल किया। जो मैं कह सकता हूँ कि अजीबो गरीब खबर या एक सरप्राइज़ खबर अगर कह दें, चलें हम अजीब का लफ्ज़ जो है इसमें से विड्रॉ कर लेते हैं। एक सरप्राइज़ जो है मिला है और वो सरप्राइज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सऊदी अरेबिया की जानिब से अभी एक ऐलान किया गया है। उस ऐलान के मुताबिक, ये ऐलान आप देख सकते हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी हर जगह पर चल रहा है, और उस ऐलान के मुताबिक आज 11 अप्रैल को पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने एज़ पर द स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसको जॉइंट स्ट्रेटिजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने 17 सितंबर 2025 को साइन किया था, उसी के तनाजुर में पाकिस्तान ने आज अपनी कुछ फोर्सेस को सऊदी अरेबिया डिप्लॉय किया है। अच्छा जी, ये बड़ा ही मैं कहूँगा कि बड़ी डेवलपमेंट है। उनकी जो अनाउंसमेंट था, उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस हैज़ अराइव्ड एट किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस इन द ईस्टर्न सेक्टर। दहरान के अंदर जो उनका एयर बेस है, वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी मिलिट्री की कंटिंजेंट वहाँ पर आज पहुँची है, और इसका बाकायदा सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ऐलान किया गया है। इस ऐलान के मुताबिक जो है जो कंपोजिशन है, यानी कि जो क्या चीज़ इसमें कौन के ट्रूप्स आए हैं, इसमें तफसीलात के मुताबिक जिसको अरब न्यूज़ ने शाया किया है, उनका कहना है कि फाइटर जेट्स एंड स्पोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स PF अलॉन्ग विद एसोसिएटेड पर्सोनल, नो ग्राउंड ट्रूप्स और अदर ब्रांचेस आर मेंशन्ड इन दी अनाउंसमेंट। यानी कि जो एलानिया किया गया, एलामिया है, उसमें कोई खैर ग्राउंड ट्रूप्स तो नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ फाइटर जेट्स और कुछ एसोसिएटेड एयरक्राफ्ट्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जो डिप्लॉय किए गए हैं। पाकिस्तान की एक छोटी सी कंटिंजेंट तो सऊदी अरेबिया में अगर आप थोड़ी सी सर्च करें तो मालूम होगा वो ऑलरेडी मौजूद है, 1500 से 2000 लोग हैं, लेकिन वो नॉन कम्बैट के हैं। इधर भी कोई जो है आर्मी नहीं भेजी गई है, एयरफोर्स भेजी गई है, एयरफोर्स के कुछ जेट्स भेजे गए हैं, और इसके साथ साथ उनका कोई सपोर्ट C-130s वगैरह होंगे। इसके अलावा क्या सपोर्ट स्टाफ हो सकता है, तो वो ये एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट हुई है। इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी
मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली जो मोदी है वो बहुत जबरदस्त उसका दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट, वो तो कहते भी यहाँ पर। सबसे यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। पाक सऊदी दिफाई मादे का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक। अगर पाकिस्तान को ऐसी ज़रूरत पेश आती है और पाकिस्तान का ऐसा दिफा का कोई सिनारियो बनता है तो सऊदी अरेबिया, कोई उसके पास जहाज़ है, कोई इक्विपमेंट में है, कोई पैसा है, कोई फ़ौजी हैं, वो देने का पाबंद के छोड़ें, पाकिस्तान मांगने का भी रवादार नहीं है। उन्होंने कहा है जनाबे वाला कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का एक सीक्रेट डिफेंस पैक्ट था जो लीक हो गया है। तो कल को अगर भारत के साथ कुछ झगड़ा होता है तो क्या सऊदी अरेबिया भेजेगा? इसमें सऊदी ने अपनी तरफ से बोला हुआ है भैया हम नहीं भेज सकते। पाकिस्तान ने अगर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब और अमेरिकी जंग में हिस्सा ना लिया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, न्यूक्लियर रियासत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी और पाकिस्तान को $5 अरब नहीं मिलेंगे। एक पंजाबी में होता है, वर्ड होता है, उसको बोलते हैं ग्वाची गां। जो ग्वाची गाय होती है वो कभी इधर जाती है, उधर जाती है, भागती है, फिरती है, बाद में थक के वो बैठ जाती है। तो चाइना का भी वही हाल है, ग्वाची गाय बनी हुई है। तो आपके कंट्री में अगर मायूसी है तो यहां पर भी सन्नाटा है। यानी रेंट एन आर्मी, किराए की फौज। जब दुनिया एक जंग के दहाने पर है, सीज फायर का मुकाबला कर रही है, ऐसे में पाकिस्तान में बिजली के हवाले से बुरी खबरें आ रही। सब ये सूरत हाल जो है ये तो इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है कि पाकिस्तान जो है वहां से ये तमाम चीजें, पहले पेट्रोल का खतरा था और अब यूएई ने जो है वो अचानक से अपने पैसे वापस मांग लिए। एक न्यूक्लियर रियासत घुटने टेक देगी, डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। यह है आज के जंग अखबार में शाया होने वाला। ये है वो चीज़ जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी। ये रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान और सऊदी का जो सिक्योरिटी पैक्ट था वो लीक हो चुका है और वगैरह वगैरह इस टाइप की बातें चल रही है। लेकिन अगर आप सही मायनों में देखो तो पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत है ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएई ने पाकिस्तान के पास से 3-3.5 जो भी बिलियन डॉलर है वो वापस मांगे। वो पाकिस्तान की क्रेडिट में पड़े हैं। अब उसने वापस मांगे तो दूसरी तरफ सऊदी ने ऑफर कर दिया कि भाई ठीक है हम आपको 4-5 बिलियन दे देंगे। लेकिन सऊदी की कंडीशन है, देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती कि एक तरफा हो। वो आपको अगर कुछ दे रहा है तो सामने कुछ लेगा भी। तो सऊदी ने यहाँ पर कहा कि भाई ठीक है, लेकिन हमारा एक सिक्योरिटी पैक्ट है, उसके तहत आपको कुछ सैनिक भेजने पड़ेंगे। और पाकिस्तान ने 13,000 सैनिक भेज दिया ऐसा कहा जा रहा है। और ये जो पीस टॉक चल रही थी ना उसी के बीच में, क्योंकि हो सकता था कि अगर पीस टॉक ना चलती होती और पाकिस्तान अपने सैनिक भेजता तो हो सकता है ईरान की एक आध मिसाइल आके ठोक देती। लेकिन ये पीस टॉक चल रही थी तो ईरान भी यहाँ पर कोई मिसाइल चला नहीं रहा था। कहने का मतलब ये है कि बहुत बुरी तरीके से फंसा है पाकिस्तान। अगर उसको वहाँ से सऊदी से 4-5 बिलियन मिल भी गए ना तो बहुत सारे सैनिकों की यहाँ पर जान गंवानी पड़ेगी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। कि जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपसे जिक्र किया था एक बड़ी स्टोरी आ रही है, वो स्टोरी आ चुकी है। ड्रॉप साइट आप जानते हैं अमेरिका में एक इंडिपेंडेंट जरीदा है, इंटरनेशनल जरीदा है और इसी तरह की एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ करने के लिए जाना जाता है। माजी में साइफ़र से मुतल्लिका और दीगर केसेस, जिस तरह से एक और उनकी बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट, वो उन्होंने रिवील की थी इलेक्शंस के ऊपर जो छुपाई गई थी। तो ड्रॉप साइट जो है वो अब अपनी शोहरत पा चुका है इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म के लिए और एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ के लिए। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है और लाजिम है कि अभी तक उन्हें ऐसे किसी भी मामलात के लिए पाकिस्तान की जानिब से तो मुझे कंफर्म है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा तक नहीं किया जा सका कि उनकी कोई स्टोरी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हम उनकी स्टोरीज़ को दुरुस्त ही तस्वर कर सकते हैं। ये जो स्टोरी है आज ड्रॉप साइट की वेबसाइट के ऊपर है, लीक्ड सऊदी अरेबिया पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट ईरान के ऊपर। जो पाकिस्तान आप जानते हैं कि आज से कुछ रोज़ कबल जब ईरान और अमेरिका के साथ पाकिस्तान नेगोशिएशन करवा रहा था इस्लामाबाद में, तो पाकिस्तान की जानिब से कुछ ट्रूप्स जो हैं जिनमें से ज़्यादा तादाद फ़िज़ाइया की है वो डिप्लॉय किए गए सऊदी अरेबिया में। और इस चीज़ का ऐलान ऐन मुज़ाकरात के दरमियान
सऊदी वजारत दिफा की जानिब से किया गया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। फिर जो सबसे बड़ा इसके अंदर जो एक इशू है कि ये एग्रीमेंट जो है, ये कोई भी जब दुनिया में मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है, तो वो कोई बैलेंस होता है। ये इतना लूप साइडेड क्यों है? इसमें पाकिस्तान जो कि सेकंड पार्टी है, उसको कमिट किया जा रहा है फर्स्ट पार्टी के दिफा के लिए अगर उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन इस पूरे एग्रीमेंट में ड्रॉप साइड के मुताबिक कोई ऐसी क्लॉज नहीं है जहां पे अगर पाकिस्तान को ऐसी ज़रूरत पेश आती है और पाकिस्तान का ऐसा दिफा का कोई सिनारियो बनता है तो सऊदी अरेबिया, कोई उसके पास जहाज़ है, कोई इक्विपमेंट में है, कोई पैसा है, कोई फ़ौजी हैं, वो देने का पाबंद के छोड़ें, पाकिस्तान मांगने का भी रवादार नहीं है। ये है वो चीज़ जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी। ये रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट में नहीं है। अब हमारी इतलात के मुताबिक और ड्रॉप साइड की इस इंफॉर्मेशन और न्यूज़ के मुताबिक ये वाला पहलू ऐसा है जिसको लेकर फ़ौज के अंदर भी बहुत ज़्यादा तशवीश थी और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हलके हैं उनके अंदर भी तशवीश है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ईरान का और सऊदी अरेबिया का एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो है और ईरान और सऊदी अरेबिया जो हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट होना भी एक ऐसी चीज़ थी जो एक दिन होना था और आज के दौर में ये हो रहा है। ड्रॉप साइड की स्टोरी के मुताबिक जो हालिया बॉम्बिंग की है ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ने अपनी ये एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया है। जो डाला गया कि भाई अटैक ऑन वन विल बी एन अटैक ऑन बोथ। बट सवाल यहां पर उठे जब पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला करा, कोई एग्रीमेंट नहीं आया, वहां पर कोई चीज सामने नहीं आई। ना सऊदी अरेबिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान को जाके हेल्प कर सके, ना सऊदी अरेबिया ने ऑफर भी करी। और सबसे बड़े सवाल उठे कि भाई अगर सऊदी अरेबिया अगर पाकिस्तान की हेल्प करना चाहता है तो कल को अगर भारत के साथ कुछ झगड़ा होता है तो क्या सऊदी अरेबिया भेजेगा? इसमें सऊदी ने अपनी तरफ से बोला भाई भैया हम नहीं भेज सकते। तो रेसिप्रोसिटी मतलब लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि भैया पाकिस्तान को यहां पर जब भी सऊदी अरेबिया पे हमला होगा तो पाकिस्तान को आके लड़ना पड़ेगा, ना कि सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान में आके लड़ना पड़ेगा। नाउ इसको आप करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें। पाकिस्तान ने कोशिश बहुत करी कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ और ईरान के साथ थोड़ा ठंडा वंडा हो जाए, लेकिन उसके बीच में सऊदी अरेबिया ने एक चीज करी जो पूरा गेम चेंज कर दिया और उसके ऊपर मैं काफी टाइम से सवाल उठा रहा हूं। सऊदी अरेबिया ने जिस दिन ईरानियंस वहां पहुंचे उसी दिन ये चीज पब्लिक में डाली कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, मिलिट्री पर्सनल ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर थे। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक सिग्नल करने की कोशिश करी एट अ टाइम वेयर पाकिस्तान एक न्यूट्रल पार्टी बनने की कोशिश कर रहा था। तो आप सबको समझ में आना चाहिए कि भैया बड़ा कौन है इसमें और छोटा कौन है। 2026 में पाकिस्तान जो ये कर रहा था, ये जो अभी पिछले 5-7 दिन में अप्रैल 2026 में जो पाकिस्तान ने कोशिश करी, इसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो सऊदी अरेबिया का जो ये एक्नॉलेजमेंट आया, दिस बेसिकली वुड हैव पुट अक्रॉस अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो घुसना पड़ा इस चीज के अंदर कि भैया किसी तरह से ईरान का ये झगड़ा कम करा जाए, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता चला कि भैया ये तो फंसने वाले हैं यार हम तो। सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी मांग लिए हैं जहाज और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्ड हो रहा होगा। देखिए जहाज और ये सब चीजें एक दिन तो नहीं होता, ये पहले से मांगा होगा। और ये चीज भी हमने रिपोर्ट करी थी कि सऊदी अरेबिया ने इनको बोला था भाई साहब फटाफट करो। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस टाइम पे भी आज अभी 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे और हैं जिसके अंदर सऊदी अरेबिया में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को पेश होने की हुक्म किया गया।